नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके लिए फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। डेट अभी भी शायद बाकी है, आप लोग अगर नहीं भरे हैं तो प्लीज़ भरिएगा। ओटीआर वाली थोड़ी सी समस्या है, बट लेट नाइट वगैरह में थोड़ा जो है ट्राई करेंगे तो ये हो जा रही चीज़ें, ठीक है। तो देर ना लगाइए, अपना फॉर्म भरें और हमारे साथ तैयारी के लिए भी जुड़ने के लिए पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। उसमें एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हम अपनी इस पेड क्विज को, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है, उसको जो है स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो। और आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पूछा गया है, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और उसमें से जो है यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं तो सरस्वती को किस नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। तो ऋग्वेद चूंकि हमारा सबसे जो है पुराना वेद माना जाता है, उसमें कई तरह की हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है और आर्यों के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो आर्य लोग जो है सबसे पवित्र नदी मानते थे सरस्वती जो है रिवर को। तो सरस्वती को 3 अन्य नामों से भी जानते थे। कौन कौन से? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ठीक है। पवित्रोत्तमा जैसा नहीं कुछ नाम था, ठीक। तो ये ऑड हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो हिमालयन रीजन की हमारी माउंटेन पीक्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसमें गुरला मांधाता जो है ये बेसिकली जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ पे स्थित एक पीक है। लगभग 7700 प्लस मीटर्स की जो एलिवेशन है, इन सभी में सबसे छोटा यही है, ठीक है। ऑप्शन डी। इसमें देखें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें से किस लेटर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन पर केजी। और यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी को डिस्प्ले करने का लेटर है वो ई होता है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो प्रियम्बल आपको जो है वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपको प्रियम्बल याद है तो आप सही कर सकते हैं एग्जाम में, और इससे लगभग एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर हमारा प्रियम्बल जो है गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो लास्ट की हमारी लाइन है यहाँ तक आता है। तो बीच में आप देखेंगे है ना 3rd पैरा में, तो यहाँ पे 3 प्रकार के जस्टिस सुनिश्चित किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के माध्यम से, ठीक है। कौन कौन से? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। तो 3 प्रकार के, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गौतम बुद्ध से संबंधित है या फिर हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी को देश बल भी कहा जाता है, शाक्य मुनि, तथागत, ये तीनों जो है संबंधित है गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट है मंगशा धुरा दर्रा कहाँ पर स्थित है? माउंटेनियस पासेस के बारे में अक्सर पूछा जाता है। उत्तराखंड में कई सारे जो है पासेस मतलब स्थित हैं, उसी में से पिंडारी ग्लेशियर के एंड पे जो है मंगशा धुरा स्थित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करके संघ में शामिल किस स्थान पर किया था? तो गौतम बुद्ध के जो है संघ में कई सारे लोगों के जैसे बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसमें सबसे पहले शामिल हुआ, कौन अंत में शामिल हुआ, है ना, महिला भिक्षुणी कौन थी, है ना। तो ये सब मतलब याद करिएगा, अक्सर पूछा जाता है, ठीक। तो उसी क्रम में एक जो है डाकू था अंगुलीमाल, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करके उसके जीवन को कह लीजिए उसको दीक्षित करके इन्होंने संघ में शामिल किया था। तो स्थान था ये श्रावस्ती, है ना। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। जैसे सुबुद्ध का नाम काफ़ी पॉपुलर है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में, उनको भी ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को डिटेल में पढ़िए। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है, ठीक है। तो मैप बेसिक क्वेश्चन है। तो नॉर्दर्न मोस्ट अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो उत्तराखंड में स्थित है जोजिला, है ना, ये सबसे नॉर्दर्न होगा। बनिहाल जैसे नीचे है थोड़ा, ये श्रीनगर वगैरह को कनेक्ट करता है। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, लिपुलेख उत्तराखंड में, ठीक। तो नॉर्दर्न मोस्ट जोजिला हुआ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 351 में आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो है ये यूनियन की जो है ड्यूटी होगी कि भारत में हिंदी लैंग्वेज जो है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करे, ठीक। बौद्ध धर्म की अनुयायी खेमा
किसकी पत्नी थी? तो जैसे अभी हमने ऊपर अंगुली माल की बात की ना, तो वैसे ही यहाँ पे महिलाओं में खेमा जो है बौद्धिस्ट धर्म की अनुयायी थी और ये फेमस शासक जो हुए बिंबिसार, इनकी पत्नी थी। वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है, ये हमें चुनना है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर में जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे गैसों का मिश्रण है ये, जिसमें परमानेंट गैसेस हमारी होती हैं नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक है, इसको चुनेंगे। देखिए, लिंडमैन एक जो है इकोलॉजिस्ट थे, रेमंड लिंडमैन नाम था इनका। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन है, लिंडमैन की दक्षता इसमें से किस विषय से संबंधित है? इस तरह की चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे ट्रॉफिक लेवल के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली लिंडमैन ने एक रूल दिया था 10% एफिशिएंसी का। तो एक जो है हमारे पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिर्फ 10%, है ना। तो वही जो है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी यहाँ पे हम चुनेंगे, इससे ही इनका जो है ये नियम संबंधित है। बुद्धिस्ट संघ में जो है कई तरह के ऑफिशियल्स भी होते थे, अलग अलग टास्क जिनको कह लीजिए असाइन किए हुए होते थे। तो उसी क्रम में चीवर नामक अधिकारी का संबंध इसमें से किस विषय से था या किस कार्य से था? तो जो परिधान या वस्त्रागार होता था उसका जो है मैनेजमेंट करना चीवर नामक अधिकारी का कार्य होता था। अगला है डाउन्स घास के मैदान इसमें से कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के मैदान की लिस्टिंग पढ़िएगा, ये पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन्स तो पाए जाते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इसको चुनेंगे। इसके अलावा जैसे अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसको क्या बोलते हैं? पंपास। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो प्रेरी हो जाएगा। अफ्रीका में जो है क्या बोलते हैं इसको? वेल्ड। यूरोप में स्टेपी। ये सब सारे नाम ध्यान रखने हैं आपको। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जैसे आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक को पढ़ते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, तो वैसे जो हमारे पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज हैं, बड़ी बड़ी जो महारत्ना नवरत्ना कंपनीज आप देखते हैं, तो इसका जो ओरिजिन देना या कह लीजिए इसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए जो सबसे पहले भारत में इनिशिएशन लिया किसी ने, तो इनका नाम था डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो इनको भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो है जनक कहा जाता है। वर्ष 2022 में किस राज्य सरकार ने 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले संस्करण से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे ये 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है इसको शुरुआत किया गया है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और 2022 में जून में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो इसको एज अ फैक्ट के तौर पे हम याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे एक पॉपुलर नेम है एन नारायण मूर्ति, ठीक है, इनको मिला था। और जैसे कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे एस.एम. कृष्णा, ठीक है। तो ये 1-2 नाम जो हैं जो इनमें से इनको मिला था, इसको हो सके तो ध्यान रखें। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये किस राज्य में दिया जाता है या किसने इसको सबसे पहले शुरू किया है, ठीक। भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच यानी कि आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसका 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च 2023 के मध्य किस सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया? तो ये भारत में हुआ था, जोधपुर में, ठीक, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन से अपघटन की प्रक्रिया के चरण हैं? ठीक है, तो किसी भी जैसे कह लीजिए सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन की स्थिति में जाने की, है ना, पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के कुछ फेजेस होंगे ना, चरण होंगे, कैसे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्रम सही लिखे हैं, खंडन, नक्षालन, अपचयन, आद्रीकरण और खनिजकरण, ठीक है। ये 5 ही जो है अपघटन की प्रक्रिया के चरण हैं। एक खाद्य श्रृंखला में जिसमें पक्षी भी है, ठीक है, हरे पौधे हैं, मछली है और मनुष्य है, 4 अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ठीक है। तो इस खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन की सांद्रता किस में अधिकतम होगी? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि केमिकल्स का जो है कंज्यूम करने की क्षमता आज की डेट में सबसे ज़्यादा किसकी है? मानवों में, ठीक है। हम तरह तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसमें तमाम तरह के केमिकल हैं। तो उस फूड चेन में हम जो कंज्यूम करेंगे सबसे ज़्यादा तो केमिकल हम ही उसमें एंटर करा रहे हैं ना, तो मनुष्य वाला विकल्प चुनेंगे इसमें। अगला देखें, सही कथन इसमें हमको चुनना है, 2 स्टेटमेंट है। वैदिक काल में देखेंगे तो आश्रम व्यवस्था, है ना, काफ़ी पॉपुलर थी। तो कहा गया है कि आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, ठीक है। और दूसरा है वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। इनसे संबंधित जो डिटेल है प्लीज़ आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, इसमें थोड़ा टाइम लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है।
ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, एक गले में पहना जाने वाला आभूषण होता था ये, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा है किंतु परवर्ती काल में, यानी कि जब आगे सोसाइटी बढ़ी और जब डायनेस्टीज रूल करने लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, तो मौर्य काल में जो है निष्क शब्द यूज करते थे किसके लिए, सिक्के के लिए, एक प्रकार का गोल्ड कॉइन होता था। देखिए बोगस कोई महत्वपूर्ण है, इसमें से रीज़न क्या है ये बताना है। तो बोगस कोई से जो है एक इंस्क्रिप्शन मिले थे, ठीक है। वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तुर्की में, ठीक। तो इसमें जो है वैदिक देवता तथा जो है ऋग्वैदिक और डिटेल्स जो हैं इसका उल्लेख इसमें हुआ है। बी विकल्प को हम चुनेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि बोगस कोई इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान जो टर्की के रीजन है यहाँ से। इन विकल्पों में जो लिखे हुए नाम हैं इसमें से किसने, जो आर्यंस के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि आर्यंस जो इंडिया में आए, इंडियन रीजन में, उनके साथ उनके द्वारा उनके बारे में कह लीजिए कई सारे अलग अलग लोगों के मत हैं अलग अलग। तो यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक ने कुछ मेंशन किया था कि जो है ये लोग कहाँ से आए। इनका मानना था कि उत्तरी ध्रुव के रीजन से जो है इनका आना हुआ, परंतु जो है ये बहुत ही इतिहासकारों में इस बात को मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर, जिसको कि आप इंग्लिश में हब कहते हैं, केंद्र कहते हैं, समझा जाता था। तो देखिए आर्यन कल्चर के बारे में प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एंशिएंट भी अक्सर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं आरओ के एग्जाम में, ठीक है। तो आर्यन कल्चर में देखेंगे तो ये जो हमारा उत्तर वैदिक काल है यहाँ पे नगरीकरण की प्रक्रिया जो है स्टार्ट थी। कुरु, पांचाल, यहाँ पे जो सी विकल्प है इसको हम चुनेंगे। ये सब जो है मेजर हब थे आर्यन कह लीजिए कल्चर के, ठीक। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको देख लीजिए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसमें से कहाँ पर हुआ, तो ये सबसे प्राचीन वेद हमारे ऋग्वेद में है ना, ऑप्शन बी, ठीक। अगला है वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रमुखतः इसमें से क्या था। तो रिलीजन की बात करें वैदिक आर्यन लोगों की, तो ये जो है नेचर वर्शिप में मुख्य रूप से विश्वास करते थे, ठीक है, और यज्ञ करते थे। ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो उस समय के जो कह लीजिए हमें उल्लेखों से जानकारी मिलती है उस समय के समाज के बारे में। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि जो है ऋग्वेद काल में जो जनता थी निम्नलिखित में से किस समय विश्वास रखती थी ज़्यादातर। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा, देवी पूजा, ये सब चीज़ें नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से बलि और कर्मकांड, इस पे जो है इनका प्रमुख जोर होता था। वैदिक काल की जो है एक प्रमुख लड़ाई है 10 राजाओं की लड़ाई, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जो वर्तमान आप रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं ना नॉर्दर्न इंडिया में, तो इसका प्राचीन नाम या ऋग्वैदिक जो नाम है ये है परुष्णी, ठीक। तो इसके तट पे ये युद्ध जो है लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था सरस्वती नदी के बारे में, ये तीनों नाम जो है उल्लिखित है। इसमें देखें उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं तो वहाँ पे 5 प्रकार की जातियों के बारे में उल्लेख है, पंचजन जिनको कहा जाता है। उसमें यदु, तुर्वसु, पुरु, ठीक है, इसके अलावा अनु, ठीक है, और तुर्वसु, ठीक है। ये 5 नाम हो सके तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें जो है किकट नहीं है, ऑप्शन डी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन इसमें से क्या था, ठीक। तो एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ कल्चर लाइवलीहुड था, ऑप्शन फर्स्ट। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो यव का उल्लेख जो है जो जव की फसल होती है ना, बार्ले, इसको संदर्भित करते हुए मेंशन्ड है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खनिज नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में घोषित की गई। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी मिनरल पॉलिसी डिक्लेयर की गई दिसंबर 1998 में, ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें एक दो जैसे हाइलाइट्स थे कि मिनरल डेवलपमेंट को इसमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और उत्तर प्रदेश के 10 जिले ऐसे थे जो मिनरल रिच थे, है ना, उनको एक मिनरल रिच का कह लीजिए टैग दे करके अलग रूप से डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में यहाँ पर स्थित है, या फिर मध्य प्रदेश का भी जिला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फिलहाल है कानपुर में,
एक बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच हमारा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो पायराइट्स, बेराइट और सिलिमेनाइट, ये तीनों ही पाए जाते हैं। सब्जियों के वर्गीकरण में उपयोग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा फल की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अदरक क्या है, आलू किस प्रकार का जो खाद्य योग्य पदार्थ होता है, तो अलग अलग भाग होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो उसमें क्लासिफिकेशन के आधार पे यहाँ पे टमाटर, बैगन और कद्दू ये क्या है, एंड प्रोडक्ट है ना, तो फल है एक तरीके से, ठीक है। फल की कैटेगरी में इसको रखा था, परंतु बीट रूट यानी कि चुकंदर जो है ये किसका एग्जाम्पल है, जड़ का, है ना, रूट, तो ये ऑड हो जाएगा। अगला है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद में आप पढ़ते हैं कि कुल जैसे हमारे 10 मंडल हैं और उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो 9वां मंडल जो है इसमें सोम और इस जो है नाम पे है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि सोम नाम के देवता जो हैं उनके बारे में ही उल्लेख किया गया है, ठीक। तो डी विकल्प को चुनेंगे हम यहाँ पे। इसमें से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे कुछ हिल्स के बारे में है और कहाँ पर वो लोकेटेड है। तो महादेव हिल्स की लोकेशन मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा रेंजेस के लॉन्ग, ये वाला पहला ही गलत है, अन्य विकल्प ठीक है। अगला है ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार वाणिज्य का जनक किसको कहा गया है, ठीक है, फादर ऑफ कॉमर्स। तो जैसे अभी हम जैसे ऋग्वैदिक चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं या जैसे आर्यंस के बारे में हमने पढ़ा, तो वैसे ही जो ग्रीक से संबंधित उनकी माइथोलॉजीज हैं उसमें माना गया है कि पोसीडॉन नामक जो है एक गॉड होते थे, मतलब गॉड ऑफ सी कहा जाता था इनको, ठीक है, जो उसके माध्यम से ट्रेड भी करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पोसीडॉन जो है वो फादर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। सी विकल्प को नाम ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं, तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो केरला और तमिलनाडु, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा जरा। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, तो हिमालयन रेंज में आप देखेंगे अलग अलग नदियों के बीच है ना कई सारे नामों से हिमालय के क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तीस्ता और दिहांग की अगर हम बात करें तो मोस्टली नॉर्थ इंडियन रीजन में हमारी ये रिवर्स हैं, तो ये असम हिमालय जो है इन नदियों के बीच का स्थित स्थान है, ठीक। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख है, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ मंत्रों की जो है डिटेलिंग की गई है चौथे मंडल में। ये सब फैक्ट हैं, इसको जो है ऐसे ही पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है, ठीक है। तो वेदों के बारे में हमने कई सारी बातें की हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे ये वाला जो ब्रह्मवेद कहा जाता था, जो सबसे हमारा न्यूएस्ट वेद है अथर्ववेद, ठीक है। इसको ऑप्शन हम इसमें चुनेंगे फर्स्ट को। और माना जाता है कि जो लोग इसकी जैसे रिसाइटेशन करते थे अथर्ववेद की, है ना, तो उनको ब्रह्म पुरोहित कहा जाता था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से इसको जो है ब्रह्मवेद भी कहा गया है, तो इन चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एंशियंट टेक्स्ट हमारे कुछ और हैं जिनको पुराण कहते हैं, तो इनकी कुल संख्या बतानी है। तो इसके बारे में भी अक्सर चीज़ें कई सारी पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ना है आपको। इनकी कुल संख्या है 18। अगला है अथर्ववेद में कुरु के किस राजा का उल्लेख है जिससे मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। तो अथर्ववेद से संबंधित एक फैक्ट इसको भी ध्यान रखिएगा कि कुरु रीजन के किंग थे परीक्षित, है ना, इनको कहा जाता है मृत्यु लोक का देवता। अगला है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यम नचिकेता के संवाद का वर्णन है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है। तो जैसे उपनिषदों की हमने बात की, तो इसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म से संबंधित हमें जो मिलते हैं, ठीक है। तो उसी में से यम और नचिकेता का प्रमुख जो संवाद है वो कठोपनिषद में है, ऑप्शन बी। इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ थोड़ा डिटेल में भी आप लोग पढ़िए, और इसके आगे से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।